टर्म्स ऑफ न्यूरल चीजें यहाँ पे कवर करते हैं, एंड देन वी कैन देन स्विच ऑन टू सम क्वेश्चन सॉल्विंग। मेनली मेरा प्लान था इनिशियली मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दोनों के क्वेश्चन कराने का, बट राइट नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे पहले, ठीक है। नाउ ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, और हमने आपको कुछ बताया था यहाँ पे दैट यू हैव योर न्यूरॉन, न्यूरॉन विल हैव समथिंग लाइक योर एक्सॉन आपका यहाँ पे होगा, एक्सॉन एंडिंग आपके यहाँ पे होगी, डेंड्राइट्स होंगे। विल हैव व्हाट यू कॉल एज अ श्वान सेल, आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बीच में जो आपको गैप मिलेगा दैट गैप इज कॉल्ड एज माय नोड ऑफ रेनवीर। और ये नोड ऑफ रेनवीर से क्या होगा, आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स आपका ट्रैवल करेगा, सो इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब नोड ऑफ रेनवीर टू नोड ऑफ रेनवीर से आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे ट्रैवल करेगा। ये हमने लास्ट टाइम बात किया था। आपके न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी सेंट्रियोल्स आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स आपके एब्सेंट होंगे। यू विल हैव समथिंग लाइक माय निसेल ग्रैन्यूल, जो आपका एक ईआर की तरह होता है, जो आपका अल्टीमेटली मदद करता है आपका प्रोटीन बनाने में, राइट। डेंड्राइट्स आपके इंपल्स को लेते हैं एंड देन कन्वे करते टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग, सो दीस आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। Okay. So here you will be having, you have a efferent and efferent fibers we'll get to see, or you have a sensory nerves, motor nerves you'll get to see. And these are the things we have seen. ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं, so I hope it's clear to all of you, this much amount of content. Now, अब आगे देखते हैं ग्लियल सेल्स क्या होता है, हमने देख लिया था। We have different types of glial cells, क्या करते हैं वो भी हमने देख लिया था। They are going to nurse and support the neurons. Okay, so देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, your neurons are uninucleated. सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट बिकॉज सेल डिवीजन आपको यहाँ पे होते हुए आपको नहीं मिलता, मैं बता चुका हूँ आपको ये बात पहले। सम अदर सेल्स ऑर्गेनल लाइक निसेल ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर आल्सो फाउंड इन द नर्व सेल्स। निसेल ग्रैन्यूल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम coils around the ribosomes and form a granule like structure called by निसेल ग्रैन्यूल। सो ER आपका कॉइल करता है राइबोसोम के आसपास, and then they are called as my निसेल ग्रैन्यूल, and they are the center for my protein synthesis. They are the center for my protein synthesis. Exon क्या याद रखना, exon is the longest cell process of the cytosol. इसका डायमीटर आपका यहाँ पे रहेगा लाइक यूनिफॉर्म रहेगा इसका डायमीटर, एंड फिर भी जो अंदर का जो एरिया होता है ना एक्सॉन, अगर ये मेरा एक्सॉन है, अंदर का जो एरिया यहाँ पे होगा उसको हम बोलते हैं एज एक्सोप्लाज्म। सो इनसाइड जो आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए दैट इज माय एक्सोप्लाज्म। Micelle granules are absent in the exoplasm. Your exon is covered by exolemma, that's the outer membrane. Part of a cyton, exon arises. Exon का वो पार्ट जहाँ पे आपका लाइक cyton का वो पार्ट जहाँ से exon स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं exon hillock. उसे हम बोलेंगे यहाँ पे से exon hillock। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। So अगर ये मेरा exon है तो ये वाला जो पार्ट है मेरा यहाँ पे, let me use a different color. ये वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक। Yeah. So axon hillock is a neuron trigger zone because it is a site where the action potential is triggered. यहाँ से आपका एक्शन आपका ट्रिगर होता है, मतलब स्टार्ट होता है। Dendron, it is a small cell process. Its fine branches are called by dendrites. Some receptors are found on the dendrites. So dendrons receive the stimuli and produce a centripetal towards the cell body. आपका कंडक्शन योग करते हैं अपने नर्व इंपल्स का। सेल बॉडी से आपका नर्व इंपल्स जाता है एक्सोप्लाज्म एक्सॉन के अंदर, एंड देन वहां से जाएगा वो एक्सॉन एंडिंग की तरफ। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, these are all the same thing which I have mentioned over here. Myelin sheath is made up of my many layers by Schwann cell बनाते हैं मुझे यहाँ पे। एक्सोप्लाज्म क्या होता है हम यहाँ पे देख चुके हैं। न्यूरोलेमा, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द Schwann cell, और Schwann cell की जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे न्यूरोलेमा। नोड्स ऑफ रेनवीर, द गैप्स लेफ्ट बाय द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बीच जो आपको यहाँ पे गैप मिलेंगे यू कॉल देम द नोड ऑफ रेनवीर, और यहाँ से आपका नर्व इंपल्स जंप कर करके आगे बढ़ेगा। सो एक्सॉन हम यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज दैट एक्सॉन इज गोइंग टू बी, और एंड में you will have the axon ending which will form the synaptic knob. So we'll see all those things separately. न्यूरोट्रांसमीटर जब आपके सामने यहाँ पे नाम आएगा याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा एसिटाइलकोलाइन, एसिटाइलकोलिन आपका एक एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। देन यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर
डोपामाइन, राइट, सेरोटोनिन. So dopamine, acetylcholine, serotonin, they can all behave like a neurotransmitter. They can all behave like a neurotransmitter. जो कॉमन आप जानते हो दैट्स योर एसिटाइलकोलिन. दैट्स अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जिससे आप वाकिफ हो, राइट. न्यूरॉन्स आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं. यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन बाद में आप इसे देख सकते हो. एक्सॉन इधर दे कैन बी माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड. तो आप यहाँ पे देख लो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स यहाँ पे होता है फास्ट. अगर आपके एक्सॉन पे माइलिन शीट लगा हुआ है देन नर्व इंपल्स आपका यहाँ पे फटाफट जाएगा. माइलिनेटेड एक्सॉन हैज अ माइलिन शीट. नोड ऑफ रेनवीर इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट माइलिन शीट. ये बात हम सब यहाँ पे जानते हैं. फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. यहाँ पे सब जगहों पे आपको माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. श्वान सेल आर ऑब्जर्व इनसाइड द माइलिन शीट. तो श्वान सेल आपके यहाँ पे होते हैं जो माइलिन शीट आपको यहाँ पे बना के देते हैं. देन यू हैव नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स विल बी स्लो. यहाँ पे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन आपके यहाँ पे स्लो रहेगा. माइलिन शीट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. नोड ऑफ रेनवीर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. सो ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आपको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. श्वान सेल इज नॉट ऑब्जर्व. सिंपल श्वान सेल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. So that is something we have seen. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो. These are the things you can see over here. Something we have done this thing. So ये आप यहाँ पे याद रखना. It is an envelope form. It is enveloped by the Schwann cells, which forms a myelin sheath around the axon, found in the spinal and cranial nerves. White color area formed of myelinated nerve fiber is called as my white matter. आपके जिस ब्रेन के हिस्से में आपको मिलते हैं ना माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वहां पे आपको व्हाइटिश कलरेशन आपको दिखेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर. Gap between the adjacent myelin sheath is called as my node of Renwick. So these are the things you will find. Okay. Schwann cell present but no myelin sheath. So unmyelinated axon के अंदर आपका myelin sheath बनता नहीं है. अगर आपको Schwann cell दिख भी जाएंगे वहां पे तभी आपको myelin sheath आपको वहां पे नहीं मिलेगा. The gray color area without myelin sheath is called as my gray matter. तो जहां पे आपको न्यूरॉन्स दिखते हैं और जहां पे आपका न्यूरॉन्स के पास myelin sheath नहीं है, that area appears gray in color and that is why it is called as my gray matter. Found in autonomous and somatic neural system. So now we have a sensory motor neurons. हम दोनों terms देख चुके हैं यहाँ पे. So I won't repeat those things again. Sensory motor neurons हमारे क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया था. Sensory neurons का काम होता है आपका impulse को लेना, right? Motor neurons का होता है आपके response को करना. और inter neurons जो आपके यहाँ पे तो वो judge करते हैं. वो basically आपको क्या response देना है उसको वहां पे लोग like judge करके they will give the kind of response. तो इसको हम जब हम पढ़ेंगे ना हमारा रिफ्लेक्स एक्शन तब हम इसे वहां पे देखेंगे. सो अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो. यू कैन इग्नोर ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ. नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम. रिफ्लेक्स एक्शन में इसे हम यहाँ पे देख लेंगे. ये हम देख चुके हैं हाउ द इम्पल्स गेट मूविंग फास्टर एंड स्लोअर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय ये वाला पार्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी अंडरस्टैंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ assume that there is an axon. Assume that there is a neuron, उसका axon है. तो मैं उसके axon की यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूँ. So assume that you have one axon over here. So you have a axon. Let me make this axon slightly ऊपर. Pay attention to what I will be doing in this. So अभी मैं सिर्फ axon के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. So assume that कि axon है और इसको मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, right? So ये मेरा axon है. अब एक्सॉन के अंदर जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसका मैंने आपको नाम बताया था. सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माय एक्सोप्लाज्म. तो सेंटर वाला पार्ट मेरा जो यहाँ पे होगा इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्सोप्लाज्म, राइट. आपकी एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे होती है, द मेम्ब्रेन विल बी हैविंग some protein channels over here and this protein channels over here is called as my sodium ion channels. This protein channels you will find over here is called as my sodium ion channels. So these are my sodium ion channels. ठीक है. मैं यहाँ पे सोडियम लिख रहा हूँ. यहाँ पे these are my sodium ion channels. तो आपके मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक तो मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे आपके एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे आपको मिलेंगे सोडियम आयन चैनल्स. उसी तरीके से यू विल आल्सो हैव पोटेशियम आयन चैनल्स. उसी तरीके से यू विल आल्सो हैव द पोटेशियम आयन चैनल्स.
ये दो चीजें मिल गई, ऐसे एक एक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपके सामने एक एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। देन यू विल हैव आपके ही एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर आपको लगा हुआ आपको मिलेगा, आपका यहाँ पे यू विल फाइंड समथिंग ओवर हियर एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड एज माय सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज कॉल्ड एज माय सोडियम पोटेशियम पंप। So sodium potassium pump is something we'll find on the membrane. So you'll have this is on the membrane. Your potassium channel is there on the membrane, and you have a sodium channel, ion channel, which is there on the membrane, right? क्या होता है इनका काम वो आराम से बाद में समझते हैं, बट इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जब आप ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्सॉन, बाहर का जो साइड होता है ना, बाहर का जो साइड होता है वो होता है आपके यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। या मैं आपको इसी चीज को यहाँ पे वापस बताता हूँ। लेट मी जस्ट शो दिस थिंग अगेन ओवर हियर। सी, यू हैव योर एक्सॉन, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास है अपना यहाँ पे एक्सॉन, और ये एक्सॉन जब कोई काम नहीं कर रहा, जब एक्सॉन कोई काम यहाँ पे कर नहीं रहा, तो आप क्या रखते हैं कि बाहर के साइड पे, एक्सॉन के बाहर के साइड के ऊपर आपको मिलेंगे अ लार्ज अमाउंट ऑफ योर सोडियम आयन चैनल्स। सो सोडियम आयंस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं बाहर के एनवायरमेंट के अंदर। सो यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन चैनल्स एंड यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ माय पोटेशियम आयन चैनल्स बाहर। सो आउटसाइड द एक्सॉन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसको हम कहते हैं एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स, जो बाहर का जो मेरा यहाँ पे एरिया उसके अंदर आपको सोडियम आयन ज्यादा मिलेंगे, पोटेशियम आयन आपको कम मिलेंगे। लेकिन जब आप अंदर देखते हो तो अंदर कंडीशन आपकी बिल्कुल रिवर्स होती है। अंदर आपको क्या मिलेगा, अंदर यू विल हैव हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस, अंदर आपको मिलेंगे हाई अमाउंट ऑफ माय पोटेशियम आयंस एंड लेस अमाउंट ऑफ माय सोडियम आयंस। तो इतनी बात पहले तो आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है। बाकी जो मेम्ब्रेन पे लगा होना था वो तो आपका लगा रहेगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे जो चीज लगी हुई है वो तो आपके यहाँ पे लगी हुई है। दिस इज वन थिंग यू हैव सोडियम आयन चैनल्स, यू विल हैव योर सोडियम आयन चैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं एंड यू आल्सो हैव पोटेशियम आयन चैनल्स, वो भी आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसमें आप एक दो चीज यहाँ पे याद रखना। पहली चीज आपको याद दे रखनी है कि जब मेरा एक्सॉन कोई काम नहीं कर रहा, जब आपका न्यूरॉन कोई नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो वो टाइम पे इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट। सो जब आपका एक्सॉन कुछ काम नहीं कर रहा, सो दैट मींस इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट। और जब और कोई सवाल आए ना तो बीच में पूछ लेना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही, सवाल आ रहा है जहन में, तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो, बिकॉज इट्स अ टॉपिक व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सो यू हैव अ रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट मतलब कि आपका एक्सॉन यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। अब जब मेरा यहाँ पे एक्सॉन अपना कोई काम यहाँ पे कर नहीं रहा, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये टाइम पे माय सोडियम आयन चैनल्स रिमेन्स क्लोज्ड। माय सोडियम आयन चैनल रिमेन्स क्लोज्ड, ये बंद रहते हैं, ठीक है। एंड माय पोटेशियम आयन चैनल्स आर परमिएबल, आर समवॉट परमिएबल। माय पोटेशियम आयन चैनल आर somewhat permeable। अब इसका मतलब आप यहाँ पे समझो, अगर मेरा सोडियम आयन थोड़ा बहुत यहाँ पे खुला हुआ है, समझो 10 सोडियम आयन में से मेरे 4-5 खुले हुए हैं, तो क्या होगा, अंदर से जो मेरा यहाँ पे, सॉरी, अगर मेरा पोटेशियम आयन अगर मेरे यहाँ पे खुला हुआ है, 10 में से 4 पोटेशियम आयन चैनल्स अगर मेरे यहाँ पे ओपन है, देन व्हाट विल हैपन, माय पोटेशियम आयंस फ्रॉम माय साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म में से थोड़े थोड़े बाहर निकलते रहेंगे, राइट। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े बाहर निकलते रहेंगे, राइट। उसी के साथ साथ यू हैव योर सोडियम आयन चैनल, तो ये तो आपका बंद है पूरा। अगर मेरा सोडियम आयन चैनल मेरे यहाँ पे बंद है, तो बाहर से सोडियम आयंस मेरे अंदर यहाँ पे नहीं आ सकते। देखो हमेशा मूवमेंट कहाँ पे होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पोटेशियम आयन तो मेरे अंदर से बाहर जा सकते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर, बट सोडियम आयंस बाहर से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स मेरे यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे बंद। ये बात पहले आपको यहाँ पे आ रही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी ओवर हियर, दैट इन द रेस्टिंग स्टेट योर सोडियम आयन चैनल विल रिमेन क्लोज ऑल द टाइम एंड माय पोटेशियम आयन चैनल विल रिमेन समवॉट परमिएबल। ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे ऐड करनी है। These are the two things should be very clearly clear to all of you। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे वापस से एक चीज बताता हूँ। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब जब आप ऑब्जर्व करते हो, when you observe your, now let's see, when you happen to observe your axon, रेस्टिंग स्टेट में जब आप एक्सॉन को ऑब्जर्व करते हो ना,
तो बाहर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक्सॉन के बाहर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो समझ में आता है कि बिकॉज आपके यहाँ पे एनी आयंस काफी ज्यादा है तो बाहर आपको मिलेगा आपका पॉजिटिव चार्ज आपको मिल जाता है। अंदर के साइड पे आपको मिलता है नेगेटिव चार्ज। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर नेगेटिव चार्ज अंदर यहाँ पे कैसे आएगा, बिकॉज अंदर भी तो हमने यहाँ पे सोडियम आयंस थे आपके, पोटेशियम आयन भी आपका था यहाँ पे, बट कंपेरेटिवली आपका अंदर के साइड पे नेगेटिव चार्ज आपका क्यों आता है? अब नेगेटिव चार्ज अंदर के साइड पे आपका इसलिए आता है बिकॉज यू हैव सम प्रोटीन्स ओवर हियर। आप जानते हो कि आपको ये बात मालूम है कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके लगे होते हैं प्रोटीन, यू नो दैट ना, मेमोरी इज मेड ऑफ माय फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। तो जो यस सर। हाँ जी, तो हाँ जी, जो प्रोटीन आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं ना, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, वो आपके होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और वो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की वजह से आपका जो इनर साइड होता है एक्सोप्लाज्म का वो रेस्टिंग स्टेट में विल बी कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज। अगर कंपेयर करते हो ना तो अंदर का साइड मेरा कंपैरेटिवली आपका नेगेटिवली चार्ज होगा कंपेयर टू माय आउटर साइड। सो याद रखना ये जो नेगेटिव चार्ज आपका बन रहा है, सो यहाँ पे मेंशन करता हूँ द नेगेटिव चार्ज in the exoplasm is because of proteins, is because of some proteins. So you have proteins and proteins will have a negative charge amino acid, उसकी वजह से आपका अंदर के साइड का एनवायरमेंट जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा कंपैरेटिवली आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। ये बात आप यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। याद रखना ये जो मेरी कंडीशन है मेरे यहाँ पे दैट इज माय रेस्टिंग स्टेट, this condition here is going to be a resting state. रेस्टिंग स्टेट में मेरे सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? क्लोज। राइट, सोडियम आयन चैनल्स विल रिमेन द क्लोज। रेस्टिंग स्टेट पे मेरा पोटेशियम आयन चैनल मेरा क्लोज होगा या ओपन होगा? पार्शियली ओपन होगा। ये मान लो कि पार्शियली ओपन होंगे, समवॉट ओपन होंगे, 10 में से 4 ओपन होंगे, बाकी सारे बंद होंगे। सो पोटेशियम आयन चैनल्स मेरे यहाँ पे कुछ खुले होंगे कुछ बंद होंगे, लेकिन मेरे सोडियम आयन चैनल मेरे यहाँ पे रहेंगे सारे यहाँ पे बंद। सो दैट इज द रेस्टिंग स्टेट। अभी मेरा कोई एक्सॉन यहाँ पे अपना काम नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सो दिस इज द कंडीशन यू हैव, राइट। ये वाली कंडीशन वही चीज हमने वहां पे लिखा के रखी हुई, वो आपको याद रखनी है। ये हमने एक और बनाया था यहाँ पे सोडियम पोटेशियम, इसका काम खत्म, बाद में देखते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पे, लेट्स वी विल सी दैट लेटर। ओके, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, कई बार आपको इसके ऊपर बेस्ड आपको एक आसान सवाल आपके सामने आपका आ जाएगा, सो प्लीज नो दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि अज्यूम करते हैं कि आपने किसी चीज को छुआ या आपके न्यूरॉन्स हो गए ट्रिगर। समझो आपने गर्म चीज को हाथ लगा लिया सुबह सुबह जाके, राइट, नींद में थे, आपने चाय बनाने के लिए गए वहां पे, आपने गर्म चाय वाले बर्तन को हाथ लगा लिया डायरेक्टली आपने वहां पे। सो व्हाट विल हैपन, सडनली यू विल जनरेट अ नर्व इंपल्स, लाइक सडनली आपका न्यूरॉन वहां पे ट्रिगर होगा। अब जैसे आपका न्यूरॉन ट्रिगर होगा तो पहली चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर? as soon as your neuron get trigger, as soon as you get a stimulus, as soon as there is a stimulus, जैसे ही आपका एक स्टिमुलस आपको मिलता है, as soon as you get a stimulus, तो सबसे पहली चीज जो आपकी यहाँ पे होगी वो आपकी होगी यहाँ पे जो सोडियम आयन चैनल्स विल ओपन, your sodium ion channel will open। सबसे पहली चीज जैसे ही आपको ट्रिगर मिला, जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला, what will happen, सोडियम आयन चैनल अपने आप ओपन हो जाएगा। अब आप जरा सोच के मुझे बताओ यहाँ पे, नाउ थिंक एंड टेल मी कि अगर मेरा सोडियम आयन चैनल मेरे सारे के सारे यहाँ पे खुल गए, आप तो जानते हो कि बाहर वैसे भी आपके सोडियम आयन ज्यादा थे, यू नो दैट आउटर एनवायरमेंट के अंदर यू ऑलरेडी हैव मोर नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड यू हैड लेस अमाउंट ऑफ माय पोटेशियम आयन, है ना। तो अगर मेरे यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स मेरे यहाँ पे खुल जाते हैं, अज्यूम करते हैं कि मेरे सोडियम आयन चैनल जो यहाँ पे लगे हुए थे ये मेरे यहाँ पे ओपन हो गए, अगर ये चैनल्स मेरे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं देन व्हाट विल हैपन, मेरे सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना चालू करेंगे, बिकॉज यू नो आयंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उनका तो गेट खुल गया। तो जैसे ही यहाँ पे गेट खुला, सडनली आई विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ इनफ्लक्स ऑफ माय सोडियम आयंस, देयर इज गोइंग टू बी अ इनफ्लक्स ऑफ योर सोडियम आयंस, और तुरंत आपके सोडियम आयंस आपके यहाँ पे अंदर आना चालू करेंगे। सो सडनली व्हाट विल हैपन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड। तो जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला तो सोडियम आयन चैनल विल ओपन एंड दैट विल लीड टू व्हाट, दैट विल लीड टू अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ये आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। पहले क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज पहले मेरे आयन चैनल्स यहाँ पे सारे बंद थे, लेकिन जैसे मेरे आयन चैनल्स यहाँ पे खुल गए मेरे यहाँ पे, ऑल द सोडियम आयंस विल स्टार्ट रशिंग इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। ये होता है जब आपको यहाँ पे आपका स्टिमुलस मिलता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, एक और चीज याद रखना
कि जब आपका रेस्टिंग स्टेट था, तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर याद रखना आपका एक्सोप्लाज्म के अंदर आपका होता है -70 मिलीवोल्ट वाला चार्ज। दिस इज अ चार्ज यू हैव इन द एक्सोप्लाज्म जब आपका रेस्टिंग स्टेट था। जैसे ही आपका स्टिमुलस मिला, आपके सोडियम आयंस अंदर आएंगे भाग भाग के। जैसे ही सोडियम आयंस मेरे अंदर आए, तो कई सारे पॉजिटिव चार्ज मेरे अंदर आ गए। तो जैसे ही मेरे सोडियम आयंस अंदर आते हैं, सो आई विल फाइंड अंदर का जो चार्ज होता है सडनली मेरा चेंज होगा एंड विल बिकम माय +30 मिलीवोल्ट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. काफी घबराए हुए साउंड कर रहे हो आप। घबराए हुए तो नहीं, लेकिन ऐसे लाइक यू आर साउंडिंग वेरी शांत शांत। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो अभी तक हमारा क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट था, और रेस्टिंग स्टेट से नाउ व्हाट वी हैव डन, जैसे स्टिमुलस मिला आपके यहाँ पे सोडियम आयंस यहाँ पे अंदर आना चालू करेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट विल बी हैपनिंग। एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं। You have your axon over here. You have bahar, you have a positive charge. And then you have a resting negative charge. This was my resting state. जैसे ही आपका इंपल्स आपको मिला, आपकी चेंज कंडीशन आपके यहाँ पे चेंज हो गई। कंडीशन कैसे आपके यहाँ पे चेंज हुई? सडनली व्हाट विल हैपन, योर इनर एनवायरमेंट विल बिकम माय पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंदर का एनवायरमेंट अभी सडनली पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे हुआ क्यों? क्योंकि आपके सोडियम आयंस अंदर आ गए ना। जैसे आपको स्टिमुलस आपको यहाँ पे मिला, तो व्हाट विल हैपन, माय पोटेंशियल इज गोइंग टू चेंज इनसाइड द माय ग्रेडियंट इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। तो ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिली। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब यहाँ पे चेंज हुआ ना, जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, जब मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, इनिशियली आई वाज इन अ रेस्टिंग स्टेट, और यहाँ पे क्या हुआ, पूरा आपका यहाँ पे चेंज हो गया, अल्टर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया आपका यहाँ पे। अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। सवाल ये आता है कि बाहर नेगेटिव हुआ क्यों? बाहर नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि सारे बाहर के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो आपके अंदर आ गए, और बाहर फिर आपको मिलता है प्रेजेंस ऑफ माय क्लोरीन आयंस, HCO3, ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको बाहर वैसे ही आपको मिल जाती है न्यूरॉन के बाहर। सो बिकॉज ऑफ देम बाहर का एनवायरमेंट आपका हो जाता है आपके यहाँ पे कंपेरेटिवली नेगेटिवली चार्ज। जैसे ये चीज आपकी यहाँ पे हुई, आई विल से दिस हैज लेड टू माय डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे वी हैव सीन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होना मतलब आपका यहाँ पे कि आपका अंदर का जो पूरा चार्ज था वो आपका चेंज हो चुका है बाहर के कंपेयर में। सो व्हाट यू आर हैविंग इन द रेस्टिंग स्टेट उससे बिल्कुल उल्टा हो चुका है आपके यहाँ पे। और जैसे वो चीज पूरी उल्टी आपके यहाँ पे हो जाती है, at that point of time I will say you have generated a this is called as my depolarization। और जैसे आपके यहाँ पे डीपोलराइजेशन आपका हो गया, आई विल से कि यहाँ पे मेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। सो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना, पहले आपका था यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट एंड नाउ वी हैव अंडरगॉन अ डीपोलराइजेशन। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। और ये करने के लिए क्या, कौन यहाँ पे जवाबदार था? योर सोडियम आयन चैनल्स, दे वर द वन व्हिच ओपनड अप, एवरीथिंग केम इनसाइड, एंड दैट इज व्हाई योर डीपोलराइजेशन आपके यहाँ पे हो चुका है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे योर एक्शन पोटेंशियल हैज बीन जनरेटेड। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है बेटा आपके यहाँ पे कि जैसे ही आपका यहाँ पे डीपोलराइजेशन आपके यहाँ पे हो गया ना, आपको इस एक्सॉन को वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा। आपको इस एक्सॉन को वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं रह सकता हमेशा तक के लिए। तो इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसमें आपकी कौन मदद करेगा? तो अब आप पीछे आ जाओ और आप इसकी तरफ फोकस करो। हमारे पास था यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप। अब याद रखो ये करता क्या है। दिस सोडियम पोटेशियम पंप हैज वन रोल टू बी प्लेड। इसका काम होता है 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकना। 3 सोडियम आयंस को ये निकाल के बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम आयंस को ये अंदर लेगा। दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। ये इसका जिंदगी भर का काम होता है, 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाल के डालना और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेना। दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। ये हमेशा यही करता रहेगा। तो आप समझो, जब मेरा सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे काम करेगा तो आपकी मदद करेगा टू ब्रिंग यू बैक इन द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो आपने पहले किया अपना रेस्टिंग स्टेट में था, देन यू हैव अंडरगॉन डीपोलराइजेशन,
और उसके बाद यू विल अगेन रीगेन द नॉर्मल पोजीशन, वापस से अपना यहाँ पे आप नॉर्मल पोजीशन पे अपना यहाँ पे आप आओगे, एंड व्हेन एज यू आर कमिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन तो उसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ रीपोलराइजेशन, तो उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ रीपोलराइजेशन। सो रीपोलराइज होना मतलब वापस से आना अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर, दैट मीन्स बाहर का कंडीशन आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव अगेन, एंड अंदर का कंडीशन आपका वापस से हो जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव। और ये करने के लिए आपके यहाँ पे एक मदद की जा रही है, एंड दैट मदद इज कमिंग फ्रॉम माय सोडियम पोटेशियम पंप। आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो आपका यहाँ पे था, ये आपकी ये करने में आपकी मदद कर देता है, ठीक है। और ये बात भी भूलना मत, कई बार आपको इसके ऊपर बेसिक सवाल आ जाएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप आपका कर क्या रहा था। सो यू शुड नो दैट इट वाज थ्रोइंग आउट माय 3 सोडियम आयंस और अंदर ले रहा था मेरा यहाँ पे ये 2 K+ आयंस को, ये इसका काम होता है। और ये जो कंडीशन आपको वापस मिले, सो इनिशियली वी हैड अ रेस्टिंग स्टेट, देन वी हैड अ डीपोलराइजेशन, एंड नाउ वी हैव अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज माय रीपोलराइजेशन। तो आपका ये रीपोलराइज हो चुका है, सो दिस कंडीशन हियर इज कॉल्ड एज माय रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हुआ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे समझो, देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमने देखा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक बार फिर आप यहाँ पे देखना, पहले आप रेस्टिंग स्टेट में थे, देन सडनली स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने के बाद क्या होता है, आपके सोडियम आयन चैनल, सबसे पहली चीज आपके सोडियम आयन चैनल आपके यहाँ पे ओपन होंगे, तो सारे सोडियम आयंस आपके अंदर आएंगे, जैसे वो अंदर आते हैं तो अंदर का आपका ग्रेडियंट आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अंदर आपका एक्सोप्लाज्म के अंदर यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन द आउटर एनवायरनमेंट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज माय डीपोलराइजेशन। जैसे आपका डीपोलराइजेशन आपके यहाँ पे हो गया, आई विल से योर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस एरिया को मैं वापस नॉर्मल भी करना होता है, उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, और वो करने के लिए आपका सोडियम पोटेशियम पंप आपके यहाँ पे मदद करेगा। ये बहुत फास्ट फास्ट हो रहा होता है, इतना स्लोली हम पढ़ा रहे वैसे नहीं, इट इज बीन हैपनिंग वेरी रैपिडली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। समझिए मेरा यहाँ पे एक्सॉन है, so you had रेस्टिंग स्टेट में यू हैड अ पॉजिटिव चार्ज। वापस बताओ, रेस्टिंग स्टेट में सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? Close. Partially open. Close. सोडियम no, आयन close, चैनल close. शिवा, Sir, close. राइट, they will remain the closed. पोटेशियम आयन चैनल्स विल बी माय पार्शियली ओपन। अच्छा मुझे बताओ, रेस्टिंग स्टेट के अंदर एक्सॉन के बाहर क्या ज्यादा होता है, सोडियम और पोटेशियम? Sodium. 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 सोडियम विल बी द हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है। अंदर आपका क्या ज्यादा होता है, सोडियम या पोटेशियम? Potassium. Potassium. पोटेशियम, ठीक है। अंदर आपका नेगेटिव चार्ज का रीजन क्या होता है? Proteins present on the membrane. राइट, प्रोटीन्स जो आपके होते हैं, प्रोटीन्स के आपके जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी वजह से कंपैरेटिवली अंदर का एरिया आपका हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यू नो दैट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। जब आपका डीपोलराइजेशन आपका होगा तो पूरे एक्सॉन के ऊपर नहीं होता, वो एक सर्टेन एरिया के अंदर ही होगा। सो अज्यूम करते हैं कि आपका नर्व इंपल्स आया, तो एक सर्टेन एरिया जो आपका होगा ना, यहाँ पे अज्यूम कर लो इतना वाला एरिया, दिस विल अंडरगो डीपोलराइजेशन, this small area over here will undergo depolarization, that means अंदर का साइड आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे पॉजिटिव, एंड बाहर का साइड आपका यहाँ पे हो गया आपका नेगेटिव। दिस इज व्हाट हैपेंस ना। जैसे ही आपने ये होते हुए देखा, जैसे आपने होते हुए देखा, आपने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा हो चुका है डीपोलराइजेशन, आई कैन से दैट यहाँ पे मेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर चुका है। अब आप ये बात भी याद रखना कि जब मेरा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो ये एक्शन पोटेंशियल मेरा आगे बढ़ेगा, दिस एक्शन पोटेंशियल, इसको यहाँ पे रुकना है, इसको तो आगे भी बढ़ना है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्शन पोटेंशियल आपका जो यहाँ पे हुआ है ना, नाउ इट विल मूव ऑन टू, ये जो फ्रेगमेंट में आपका हुआ है, दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ द एक्सॉन। अब नेक्स्ट फ्रेगमेंट जो मेरा एक्सॉन का है ना, उसके अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। तो जो आपका यहाँ पे बन चुका है ना एक्शन पोटेंशियल, ये आपका आगे बढ़ता है, तो आगे जब ये बढ़ेगा तो वापस वही चीज आपके यहाँ पे होगी, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। इस एरिया के अंदर नाउ यू विल फाइंड, यू विल हैव द डीपोलराइजेशन। सो अंदर का साइड जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बिकम पॉजिटिव, एंड बाहर का साइड जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बिकम नेगेटिव। अंदर का साइड मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ पॉजिटिव,
एंड बाहर का सेगमेंट बनेगा यहाँ पे आपका नेगेटिव। ठीक है, अब याद रखना कि जैसे ही मेरा एक्शन पोटेंशियल आगे पहुंच गया, सो इस फ्रेगमेंट में से समझो मेरे यहाँ पे फ्रेगमेंट ए, जैसे मेरा फ्रेगमेंट ए में से, जैसे मेरे इस पार्ट में से वो बी के अंदर चला गया, तो वो टाइम पे क्या होगा, जो आपका जो फ्रेगमेंट ए है इट विल अंडरगो रीपोलराइजेशन, ये वापस से आपका नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और आप जानते हो लाने के लिए आपका सोडियम पोटेशियम पंप आपके यहाँ पे मदद कर रहा था। सो दिस इज समथिंग विच विल रीगेन द नॉर्मल कंडीशन, दैट मीन्स ये वापस से आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस बाहर के साइड पे, और ये वाला आपका यहाँ पे अंदर के साइड पे हो जाएगा आपका वापस से नेगेटिव। दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। Now this action potential from this particular fragment will move on to the next fragment. वो अगले फ्रेगमेंट यहाँ पे आपका जाएगा। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इस तरीके से आपका एक्शन पोटेंशियल आपका ट्रैवल करते करते हुए आपके एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचेगा। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू ट्रैवल एंड रीच अप टू द एक्सॉन एंडिंग। और जैसे वो आपका फ्लिप होता है ना, जैसे ही आपका ये आगे वाला जो आपका सेगमेंट होगा वो फ्लिप होगा, सो दिस विल कम बैक टू नॉर्मल कंडीशन। ये तब तक आपका नॉर्मल कंडीशन में आपके यहाँ पे आ जाएगा। So this is what you find happening and that is how you will find your action potential will reach from your point A से, मतलब आपके पूरे एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए आपका ये जाएगा, दैट इज योर नर्व इंपल्स। यहाँ पे आपका नर्व इंपल्स आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से आपका नर्व इंपल्स पहुंचेगा आपका एक्सॉन एंडिंग तक। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मैं लेट मी शो यू पिक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। आप इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, सी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे वो फ्लिप होता जा रहा है। जैसे आपका एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, सो हाउ इट इज फ्लिपिंग ओवर देयर। पहले आपका रेस्टिंग था, देन इट विल अंडरगो डीपोलराइजेशन, देन वापस रीपोलराइज भी होगा, और इस तरीके से आपकी ये चीजें आपकी आगे बढ़ती जाएगी। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग एंड दैट इज हाउ योर एक्शन पोटेंशियल और योर नर्व इंपल्स विल ट्रैवल अप टू द एक्सॉन एंडिंग। इस तरीके से उसने यहाँ पे ट्रैवल करना है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जैसे ये फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे अंडरगोस डीपोलराइजेशन, यू कैन सी दैट इट हैज अंडरगोन डीपोलराइजेशन। अंदर पॉजिटिव हो गया, राइट, बिल्कुल आपका यहाँ पे, ठीक है, बाहर नेगेटिव हो गया। अब वो आपका आगे बढ़ेगा, दिस विल मूव इन द नेक्स्ट फ्रेगमेंट। सो जैसे आपका नेक्स्ट फ्रेगमेंट में आपका आगे बढ़ेगा, वहां पे आपका यू विल फाइंड इट विल बिकम नॉर्मल ओवर देयर। दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर एक्शन पोटेंशियल विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। तो ये आपको अब एक और बात याद रखना, आप ये बोलोगे कि सर इसको हम रीपोलराइज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग द रीपोलराइजेशन। तो याद रखना, जब तक आप रीपोलराइज करोगे नहीं तब तक आपका नया इंपल्स आप जनरेट नहीं कर सकते। सो रीपोलराइज करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंटिल यू डू द रीपोलराइजेशन यू कैन नॉट जनरेट अ न्यू नर्व इंपल्स। आप नया नर्व इंपल्स आप यहाँ पे अपना जनरेट आप कभी नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए रीपोलराइज करना आपके लिए हमेशा से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बात आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, टाइम टेकन to repolarize from depolarized condition, time taken to repolarize from a depolarized condition is called as is known as your refractory period. आपका जब होता है डीपोलराइजेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे हो चुका है डीपोलराइजेशन आपका यहाँ पे, उसके बाद ये रीपोलराइज भी होगा। तो जो टाइम लगता है ना डीपोलराइज से रीपोलराइज होने में, जो टाइम लग रहा होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये टर्म आप यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, हम उसे यहाँ पे बोलेंगे। तो टाइम टेकन टू रीपोलराइज फ्रॉम अ डीपोलराइज कंडीशन इज कॉल्ड एज माय रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये करना इंपॉर्टेंट, ये जल्दी करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपका नर्व इंपल्स आगे बढ़ेगा, फिर एक और नर्व इंपल्स आपका जनरेट किया जाएगा, ठीक है। So that is something should be clear to all of you. क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको इस तरीके से इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड रखना है। So एक बार फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, let me just tell you this thing again over here. You will have, it will all start with, you will have a resting state. Now you have to tell me few things over here. ठीक है, you'll have a resting state. रेस्टिंग स्टेट के अंदर अब आप लोग मुझे फटाफट यहाँ बताओ कि आपके सोडियम आयंस कहाँ पे ज्यादा हो गए, बाहर या अंदर? बाहर। Sodium ions will be high in number outside.
पोटेशियम आयंस अंदर या अंदर बाहर कहाँ पे ज्यादा होंगे? अंदर ज्यादा होंगे। इनसाइड, राइट। ठीक है, मुझे बताओ आप लोग यहाँ पे ये जो पंप था ना आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, इसका काम क्या होता है बता दो मुझे यहाँ पे जल्दी से। तो 3 सोडियम आयंस को बाहर पंप करना और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर पंप करना। याद रखना ये बात हमेशा। दिस विल थ्रो आउट 3 सोडियम आयंस आउटसाइड, सो 3 सोडियम आयंस को यहाँ पे ये बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम आयंस को ये आपके यहाँ अंदर लेगा। सो 2 पोटेशियम आयंस विल बी टेकन इनसाइड बाय माय सोडियम पोटेशियम पंप। So this is what it will be doing over here, right? This is what you have to know in the resting state. This is a condition you will be finding all the time. Resting state का ध्यान रखना। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे देख ले। रेस्टिंग स्टेट का you will have a the next condition is my depolarization आपका होगा। अब एक और चीज मुझे आप यहाँ पे बता दो कि आपका जब रेस्टिंग स्टेट आपका यहाँ पे होता है तो एक्सोप्लाज्म में चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज इन द एक्सोप्लाज्म? -70 मिलीवोल्ट। राइट। सो एक्सोप्लाज्म के अंदर आपको लिखा आपका यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट इज अ चार्ज आई विल बी फाइंडिंग इन दिस। ठीक है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल फाइंड कि आपका अंदर का चार्ज आपका चेंज हो जाएगा एंड दैट विल गो टू +30 मिलीवोल्ट। राइट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अगर ये चीजों को अगर आप बार बार रिवाइज कर सकते हो अपने जहन के अंदर देन आपको ये चीजें इसके ऊपर बेसिक आपके सवाल आएंगे। दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस वेरी केयरफुली। सो विल सॉल्व द क्वेश्चंस लेटर ऑन, बट इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। अगर आपको इतनी बातें समझ आ रही है देन आपके यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स आपके लिए यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आप इतनी चीजें याद रख सकते हो, आंसर कर सकते हो, देन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। राइट, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जंप टू आवर क्वेश्चन सॉल्विंग। हमारा जो करना है ना क्वेश्चन उसके ऊपर हम लोग एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ। आई होप ये चीजें आपके यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगेन। कोई चीज अगर क्लियर नहीं है देन पूछ लो कि सर ये वाला चीज तो समझ नहीं आया, देन बता दो मुझे। नॉट राइट, ठीक है। नाउ so this is what you will find happening in this. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करें हमारे क्वेश्चन ऑफ माय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। व्हाट कंट्रीब्यूट टू द मेंडल सक्सेस? क्या रीजन था जिससे मेंडल को यहाँ पे सक्सेस मिला? देखिए इन सवाल को आसान आराम से एंड देन रेज योर हैंड। व्हाट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ दैट रिगर मेंडल वाज सो मच सक्सेसफुल? चार स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे। हाँ जी बताइए जानवी। सी ऑप्शन। जानवी को यहाँ पे लगा। शिवा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सेम सी ऑप्शन। राइट, तो सी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ द प्योर लाइन ऑफ द पी वेराइटीज, दैट्स वन स्टेटमेंट। ये बात इनकी सही है कि उन्हें तो पी वेराइटी की प्योर लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की थी। ओके, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इसका कोई रिलेशन है नहीं, इसका कोई रिलेशन है नहीं, यहाँ पे कोई हिस्ट्री की उन्हें नॉलेज थी नहीं। सिलेक्टिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर को एक टाइम पे लोग स्टडी कर रहे थे, दैट्स ट्रू, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक ये इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, तो यस 1, 3 and 4 is going to be correct answer. चलो this one, the Mendel crossed true breeding tall plant and dwarf plant varieties in his experiment. Tallness was dominant character and dwarfness was recessive. The recessive character reappeared where? recessive character आपका कहाँ पे आपको देखने के लिए आपका मिल गया? बाकी लोग बेटा बाकी लोग भी करेंगे इसका आंसर। अक्षरा एंड ऑल द पीपल एज वेल, आपने भी तो ये चैप्टर पढ़ा है ना सबने, जसनूर एंड ऑल द पीपल। बताइए पल्लवी क्या होगा आंसर इसका? सर ऑप्शन बी। शिवा क्या लग रहा है? तवनप्रीत क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल F2 जनरेशन के अंदर योर ट्रेट वाज अगेन डिवाइड बैक, ये ट्रेट आपको वापस आपको देखने के लिए आपको मिल गया था। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, कितने आपके यहाँ पे आपको गैमेट्स बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे? सो अगर मैं बात करता हूँ मैं कैपिटल ए अगर जीनोटाइप है तो इसमें से कितने गैमेट बन सकते हैं?
और किसी का अगर जीनोटाइप आपका कैपिटल है स्मॉल है तो इसमें से आपके कितने गैमेट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। गैमेट बनाने वाली बात को लेकर आप इतना रुक क्यों जाते हो? बताइए अक्षरा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर बी ऑप्शन। कैसे भी होगा अक्षरा? सर क्या? कैपिटल हाँ, बोलो बोलो। कैपिटल ए और कैपिटल ए में से नहीं नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। चेंज हो गया ऑप्शन। अब बता दो कौन सी गैमेट बन रही है यहाँ पे, बोलो। सर एक में कैपिटल ए बनेगा और दूसरे में कैपिटल ए एंड स्मॉल है। राइट, यहाँ से एक ही गैमेट आपका बनेगा, आपके यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ से आपके बनेंगे आपका कैपिटल है स्मॉल है। This is what you find happening in this. So these are the gametes which will be forming over this. So you'll have here 1 and 2 will be the correct answer in this. एक से आपको एक ही बनेगा और दूसरे से आपके यहाँ पे दो बनेंगे, और कोई ज्यादा बन नहीं सकता। Then 3:1 ratio in F2 generation is explained by 3:1 ratio जो आपको मिल जाता है वो आप किस लाइक आपके लॉ से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो? बताइए शिवा। Sir, law of dominance. Option B, sir. बताइए तरुणप्रीत। The law of dominance. काजल। सर ऑप्शन बी। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, जानवी। बी ऑप्शन। जानवी एक्सप्लेन कर दो हाउ ऑप्शन डी। सर लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक बात बताओ, जब आपका ये आया था 3:1 का रेशियो, तो उसने एक लॉ दिया था, उसने दो लॉ दिए थे। एक तो दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, और दूसरा उसने जो वहां पे दिया था दैट वाज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पास में है? The purity of gametes. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट वाज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से आप 3:1 आप यहाँ पे अपने एक्सप्लेन कर पाए थे, तभी आप बता पाए थे कि आपका जो एलील है ना वो आपका है वहां पे, बट वो आपका दिख नहीं रहा, वो आपका एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को। एक्सप्रेस तब कर पा रहा है व्हेन यू हैव अ एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। और ये सब आपका वापस एक्सप्रेस जो कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है बिकॉज यू हैव अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। तो पहले तो आपको नहीं दिख रहा था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ रिसेसिव एलील, बट बाद में F2 के अंदर आपको दिखा। वो क्यों दिखा? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज द वन, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्सप्लेन दिस 3:1 वाला रेशियो। ये बताओ, which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resemble both the parents? अगर आपके F1 जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंट्स के अगर आपको ट्रेट दिख रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठ जाएगा? बताइए अनिरुद्ध। बताइए पल्लवी। सर ऑप्शन सी। बताइए जसनूर। सर को डोमिनेंस। जानवी। डी ऑप्शन। अक्षरा। फोर्थ ऑप्शन। बेटा को डोमिनेंस इज करेक्ट आंसर इन दिस, क्योंकि आप जानते हो को डोमिनेंस में आपका यहाँ पे क्या होता है, आपको दोनों पेरेंट्स के आपको ट्रेट्स वहां पे दिख जाएंगे, है ना। अगर आप रोन कोड की अगर बात करते हो तो वहां पे आपको रेड काउ का भी आपको ट्रेट मिलेगा, आपको व्हाइट काउ का भी आपको ट्रेट मिलेगा वहां पे। सो इन मेंडेलियन आइडिया इज रिलेटेड बाय क्रॉस इन व्हिच F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ पेरेंट्स। अगर दोनों पेरेंट्स अगर आपके यहाँ पे दिख रहे रिसेंबल कर रहे हैं, दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल आपके यहाँ पे बन जाता है। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस आपका कैसे होता है? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपके सामने चार स्टेटमेंट आपके सामने है यहाँ पे। टेल मी व्हिच इज द करेक्ट वन। बताइए शिवा, क्या होगा आंसर इसमें?
Sir, option A. तमनप्रीत, सर डी ऑप्शन। काजल, सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है ना। ए एंड बी आर कोडोमिनेंट, ये बात आपके यहाँ पे सही है। ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई, ये बात भी तो आपकी सही है यहाँ पे। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। Take your time, read the question carefully, and then tell me the correct answer. In a marriage between male with a blood group A and a female with a blood group B, the progeny had either blood group AB or B. What could be the possible genotype? ये लो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपको बेबी में आपको मिल सकता है। Tell us what is the possible genotype in this. बोलिए तमनप्रीत। सर ऑप्शन ए। अक्षरा, First option. जानवी एंड जसनूर। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। तमनप्रीत आपने डी क्यों नहीं बोला? Why not D? सर क्योंकि उसमें एक पॉसिबिलिटी ओ ब्लड ग्रुप की भी बनती है और एक पॉसिबिलिटी ए ब्लड ग्रुप की भी बनती है। बहुत सही, बहुत सही, राइट। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। यू विल हैव, सिर्फ हमें दिखाना है कि ये सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हमें बननी चाहिए, ए बी एंड बी की, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ट्रू। सो ये बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। चलो बहुत बढ़िया। You have this cross. In a cross between the plants having yellow round and green wrinkled seeds, what will be the ratio between the seeds having yellow and green seed color? क्या रेशियो आपको बनेगा यहाँ पे येलो एंड ग्रीन सीड कलर का? तो देखिए ध्यान से एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। क्या लग रहा है जसनूर? जानवी क्या लग रहा है? सर वो पहले से था। हाँ डी हाँ, ऑप्शन। डी, डेरी वाला डी। बैटमैन वाला भी। ओके, पल्लवी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ठीक है, कोई बताए मुझे कि ऑप्शन बी आपने कैसे निकाला जानवी? सर वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले जो थे डोमिनेट कर रहे थे रिंकल और सीट पे, तो उसका तो डोमिनेट नहीं मिलेंगे तो 3:1। अच्छा, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द सीड्स हैविंग येलो एंड ग्रीन कलर? ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, आपने बताया हमने यहाँ पे पढ़ा था 9:3:1। ये मैं सॉल्व करूंगा नहीं क्वेश्चन को, बिकॉज आई वांट टू गिव यू दिस एज अ होमवर्क। या आप दिस रेशियो हमने देखा था यहाँ पे, है ना, 9:3:1 का हमने रेशियो यहाँ पे देखा था, राइट। इसमें 9 क्या आते, 3 क्या आते, 3 क्या आते और 1 क्या था आपको यहाँ पे, पहले आपको ये याद करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि उनमें से कितने थे आपके जिनका ग्रीन कलर था, कितने थे आपके यहाँ पे येलो कलर था, एंड देन यू हैव टू टेक आउट द रेशियो ओवर देयर। इसको ऐसे मत करो, इसको आराम से सॉल्व करो बाद में एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। यू हैव टू एक्चुअली काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने मेरे यहाँ पे ग्रीन थे, कितने मेरे यहाँ पे येलो थे, एंड देन यू हैव टू सी कि ग्रीन एंड येलो का यहाँ पे कितना रेशियो आपका निकल के यहाँ पे आपका आ रहा है। तो पहले तो आपको ये रेशियो वाला चीज आपको देखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कम विद द करेक्ट आंसर इन दिस। यू कैन टेक योर टाइम ऑन दिस, इसको बाद में भी कर सकते हो। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं बिकॉज़ वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वर रीडिस्कस्ड बाय, कौन था जिसने रीडिस्कस किया था मेंडल के काम को? यहाँ पे बताओ जल्दी, इसका आंसर देंगे, आगे बढ़ते हैं। सो क्या होगा इसका आंसर? बताओ शिवा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? So all of these. राइट। सो योर कॉरेंस, शेमार्क एंड योर डी वेरिस तीनों ने मिलकर अपने मेंडल के काम को यहाँ पे रीडिस्कस किया था। दैट्स ट्रू। हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? किसने प्रपोज किया था आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? चलिए बेटा सब लोग एनालाइज करिए, ये सब तो हम कर चुके हैं।
जल्दी जल्दी हैंड रेस करिए, चलिए बोलिए जसनूर, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर बी जसनूर ऑप्शन। बताइए, बी के जवाब। पलवी, क्या आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। नहीं सर, डी डी। काजल? फोर्थ ऑप्शन। हाँ राइट, सटर एंड बोवरी आर द वन हु एक्चुअली गिव अस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही। ठीक है, इन द टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डायहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस। सो आपने क्या देखा यहाँ पे कि मोर पेरेंटल ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ज्यादा आपको मिला आपके पेरेंटल ऑफस्प्रिंग देन माय रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। ये आपको क्या इंडिकेट करता है? दिस इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट? So when you have a more amount of parental type of offspring were produced than the recombinant type of offspring, ये आपके यहाँ पे क्या इंडिकेट आपको यहाँ पे करेगा? बताइए अक्षरा। फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत? बैटमैन वाला भी। जानवी? सेकंड ऑप्शन। एंड शिवा? So second option. मैं बता दूं बेटा, आपका सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे क्यों आएगा? बिकॉज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पेरेंटल फिनोटाइप आपको ज्यादा मिले यहाँ पे, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग आपको मिले यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट से। ऐसा कब होता है? कब आपको पेरेंटल ज्यादा मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट आपको कब मिलेंगे? ये आपका तभी होगा बेटा जब आपके पास दोनों जीन्स लिंक्ड और पास पास में हो। when two genes are linked and are being placed close to each other. अगर बेटा ऑप्शन डी होता ना यहाँ पे, the genes are located on the two different chromosome, then तो आपको बहुत ज्यादा मिलता आपको रिकॉम्बिनेंट वन वाले। जैसे आपको मिल रहा है ना 9:3:3:1 वाली कंडीशन, वहां पे आपको रिकॉम्बिनेंट आपको काफी ज्यादा मिल रहे हैं। So that will only happen when you have chromosome, when you have genes located on a different chromosome. So that is why ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका नहीं होगा। अक्षरा समझ आया एंड बाकी लोगों को ये बात समझ आई? सर ज्यादा रिकॉम्बिनेंट तो तब बनते हैं जब डिस्टेंस ज्यादा हो, तो यहाँ पर तो कम डिस्टेंस दे रखा है। हाँ, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। अच्छा ठीक है सर। यहाँ पे बोला गया कि पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट वन। तो जब यहाँ पे आपका लाइक दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों लिंक जीन्स हैं यहाँ पे, राइट? सो यू कैन नॉट फाइंड लाइक मोर ऑफस्प्रिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, मेनली गोइंग टू बी पेरेंटल वन ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मेरा स्टेटमेंट है, टू जीन्स आर लिंक्ड पेरेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। In human skin color, which is polygenic trait, all dominant and all recessive alleles show what? जब आपके सारे डोमिनेंट एलील होते हैं या जब आपके सारे रिसेसिव एलील होते हैं तो आपको किस टाइप का कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है? आसान सवाल है, ये हमने देखा था, ये चीज हमने देखी थी। बताओ शिवा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir option A. तवनप्रीत? ए ऑप्शन। एंड आई होप सब लोग एग्री करेंगे इसके साथ। यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर Yes, सारे sir. डोमिनेंट एलील अगर आपके यहाँ पे हुआ है, if you have all A, B, B, C, C, that is going to be your darkest condition, right? If you have small a, small a, small b, small b, small c, that is going to be a lightest condition. Phenylketonuria in humans. Phenylketonuria in humans is going to be what? Phenylketonuria in humans is going to be, बताइए शिवा। So all of these. बिल्कुल सही। इट इज अ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा आपको यहाँ पे होते हुए, कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, एंड यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन भी आपका चलाता है। अब कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे यहाँ पे होता क्या है? बताइए दौनप्रीत, व्हाट हैपेंस इन फिनाइलकेटोनुरिया? सर इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो बननी बंद हो जाती है, जिससे सर पता नहीं वो कौन सा सब्सटेंस था। फिनाइल एलेनिन जो आपका होता है वो आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता टेरोसिन के अंदर,
वो सर ब्रेन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और स्किन पिगमेंटेशन नहीं होती है। दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपके यहाँ पे कब हो सकता है? हम इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और करेंगे that I'm hoping when you see this kind of question in NEET exam, ना, you'll be like, क्या ही पूछा इन लोगों ने? That should happen to you. बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर both A and B. क्या लग रहा है आपको जानवी? सी ऑप्शन। राइट, सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चाहे आप डिलीट कर दो एक बेस पेयर को या इंसर्ट करो एक बेस पेयर को, दोनों कंडीशन के विल फाइंड दैट विल लीड टू अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दैट विल लीड टू योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एनालिसिस Sir, ऑफ last ट्रेट ऑफ option. सेवरल, हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा सर? वो आपसे वहां पे आपका होगा पॉइंट म्यूटेशन। अगर Yes, सिंगल sir. बेस पे अगर आप वहां पे चेंज करते हो ना, राइट, यहाँ पे आप डिलीट इंसर्ट नहीं कर रहे, आप चेंज कर रहे हो उससे वहां पे, तो वहां से फ्रेम आपका शिफ्ट नहीं होगा आपका। यहाँ पे बेसिकली व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि आपका पॉइंट म्यूटेशन आपका होगा जो आपको होते हुए मिलता है विद योर सिकल सेल एनीमिया। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी आपके यहाँ पे नहीं आएगा। Yes, sir. Analysis of a trait of several generations of a family in a form of diagram is called as what? बोलिए बोलिए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अनिरुद्ध बताइए जानवी कोई माइक बंद करो। जानवी के लिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन। बी या डी? सर दिल्ली वाला डॉक्टर वाला डी। हाँ ठीक है, बताइए काजल। Fourth option सर। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सिंपल। चलो अब ये यहाँ पे ध्यान से करना, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल वुमन है आपके यहाँ पे जिनके फादर थे कलर ब्लाइंड, मैरिज अ नॉर्मल मैन, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एक्सपेक्टेड इन व्हाट प्रोपोर्शन? करो क्रॉस को, बिना क्रॉस करे आपसे ये हो नहीं पाएगा, करो क्रॉस को ऐसे एंड देन रेज योर हैंड। नॉर्मल वुमन whose father was a color blind, and all of you should solve this आराम से। बाकी लोग भी करिए, चलिए सॉल्व करिए। यू कैन टेक योर टाइम बट आई नीड अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, बताइए तो अनप्रीत, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए। राइट, शिवा आपको क्या लग रहा है? Sir, same option A. जानवी अक्षरा आपको क्या लग रहा है? First ऑप्शन ए। option। एंड जसनूर? सर A option। पक्का करा है ना खुद से बेटा? Yes सर। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल वुमेन आपके यहाँ पे, सो नॉर्मल वुमेन के फादर को होता है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इनके पास होगा एक स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस वाला और एक होगा नॉर्मल सी, नॉर्मल कलर देखने के लिए। इनके यहाँ पे मैरिज हो रही है एक नॉर्मल मैन से, सो नॉर्मल मैन विल ऑलवेज हैव अ कैपिटल सी एंड विल हैव अ वाई ओवर हियर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाना है। यू हैव टू मेक अ पनेट स्क्वायर, सो you have a capital C, you have a Y over here, and here let's have a small c and you have a capital C. So now you will have a, जो लड़कियां यहाँ पे बनेंगी, so one, like none of them will get affected over here obviously। लड़कियों में से किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे होगा नहीं, लड़कों के साथ यहाँ पे मसला हो सकता है, that boys again will get affected over here, so 50% of the boys will get affected and no women or all daughters will be normal। So yes, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे, और ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अगर खुद से किया आपने ये, वेरी गुड।
Which of the following most appropriately describe the hemophilia? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बहुत ही सही तरीके से हीमोफिलिया को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है? बताइए जानवी। ऑप्शन ओके, काजल। सर ऑप्शन ए। राइट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट इज माय हीमोफिलिया। काजल, हीमोफिलिया में क्या होता है? अगर किसी को हीमोफिलिया है तो उसमें क्या हो रहा होगा फिर? सर उसमें जब मतलब कट लग जाता है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। राइट, और ऐसा कौन से फैक्टर के एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है? सर फैक्टर नंबर 8। सर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। वेरी गुड काजल, वेरी गुड, सही आंसर आपका। दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। करिए खुद से, चलिए चालू हो जाइए। ऑलराइट, ठीक है, क्या बात है, बताइए शिवा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर 0%। अक्षरा? बी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी ना अक्षरा? यस सर, सेकंड ऑप्शन। जसनूर तौनप्रीत बी बी ऑप्शन। ऑप्शन। एंड जानवी का भी बी ही होगा ना? ओके, ठीक है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कैसे ये आपने कर लिया है। और नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, सो एक नॉर्मल विजन मैन, इनके फादर कलर, तो ये तो नॉर्मल ही रहेगा ना, इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है इनके अगर फादर को कलर होगा, इज अ नॉर्मल, बात खत्म हुई यहाँ पे, राइट। मैरिज वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, इनकी यहाँ पे हो रही है मैरिज एक लड़की के साथ, ऐसे कैसे रिश्ते आते हैं? इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, सो यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल सी, मिलेगा आपको यहाँ पे स्मॉल सी, right? They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be colorblind? तो आपसे पूछा गया यहाँ पे आपका कि क्या चांस है आपका कि इनकी जो डॉटर होगी वो आपके यहाँ कलरब्लाइंड होगी। तो आप वैसे ही देख के कह सकते हो अगर फादर यहाँ पे नॉर्मल है तो कितनी भी डॉटर हो, फर्स्ट हो या सेवंथ हो, शी विल नेवर हैव अ चांस ऑफ बीइंग कलरब्लाइंड, क्योंकि यहाँ से जो मेरा कैपिटल सी आएगा वो उसे वहां पे बचा लेगा। सो दैट्स व्हाई बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे 0 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो अच्छा लग रहा है देख के कि आपसे सवाल हो पा रहे हैं, और अच्छा लगता और भी बच्चे सवाल करते तो। काजल, क्या दिक्कत आ रही है इन सवाल के अंदर आपको? व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? काजल, अनिरुद्ध, क्या क्या प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर आपको? काजल हैज लेफ्ट द क्लासरूम। काजल बताओ, बोलो जल्दी बोलो। सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आता पहले पहले, और बाद में सर बाद में आ जाता है। सॉल्व नहीं करते बेटा अभी हम। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जिनसे ये लोग जो क्वेश्चन ये सॉल्व अभी करने देना, जब ये मिल जाएगा ना आपको पीडीएफ, तो एक बार करना आप बैठ के, क्रॉस क्या करके एक बार खुद से कर लेना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वो। अनिरुद्ध, आवाज आ रही है मेरी? अनिरुद्ध लाइक लाइक कुछ नहीं बोलेंगे तो सर जाने देंगे। सर हाँ बेटा बोलो, तो बोलो। सर अनिरुद्ध ने चैट में लिखा है कि क्रॉस किसके साथ करना है, समझ नहीं आ रहा। एक काम करना बेटा, एक बार खुद से ट्राई करना और मुझे ट्राई करके भेजना फोटो खींच के, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव मेड रॉन्ग, व्हाट मिस्टेक यू हैव डन ओवर देयर, ठीक है? you'll have to solve it from your side first and then only you can understand कि वहाँ पे क्या गलती हो रही है। okay? this is something we have done। अभी अलग करके बताओ यहाँ पे। A woman has a X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by, लड़की के X क्रोमोसोम के ऊपर आपका एक X लिंक कंडीशन है, ये क्रोमोसोम यहाँ से कहाँ कहाँ पे जाएगा बताइए?
शिवा कहाँ पे जाएगा ये? सर सन्स। ऑप्शन बी सर। काजल, सर ऑप्शन बी। अक्षरा, बी। तमनप्रीत, सर ऑप्शन डी। एंड जसनूर, सर डी ऑप्शन। जानवी, डॉक्टर वाला डी। यार तो बेटा देखो यहाँ पे वुमेन हैज एक्स-लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, समझो इसको हुआ पड़ा है, यहाँ पे एक कंडीशन है वहां पे हीमोफिलिया वाली, स्मॉल एच यहाँ पे लगा हुआ है, पूछा आपसे ये गया दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो दोनों में जा सकता है ना बेटा, ये तो यस सन्स में भी सर। जा सकता है और डॉटर में भी जा सकता है, यस यस सर। सर। फिर क्यों आप लोग ओनली सन्स पे आप यहाँ पे आंसर दे देते हैं? शिवा समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? इट कैन गो टू बोथ द साइड ना, ये डॉटर में भी जा सकता है, ये सन में भी जा सकता है, so it is going to be your Yes, sir. option D, both B and C. It's like क्या बेटा, कोई बात नहीं, चलो. Failure of segregation of chromatid during the cell division cycle results in the gain or a loss of chromosome, which is called as. Raise your hand to answer this. चलिए. सिर्फ स्क्रीन नहीं दिख रही। ये कौन है ये काजल. काजल ऐसे नहीं करता नो है. सर मैं नहीं हूँ। ये कौन था? ये सर मैं अक्षरा. हूँ। अरे मैं कैसे पता चलेगा मुझे? जसनूर। बोलो ना. सर जसनूर. जसनूर। जसनूर एक काम करिए, नेटवर्क चेंज करिए, आसपास भाई बहन और कोई पेरेंट्स पड़ोसी चेंज द नेटवर्क क्विकली, यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन. देखो तोनप्रीत ने भी कल यही किया था, उसका स्क्रीन दिखने लगा था, है ना तोनप्रीत? नेटवर्क चेंज करके आपका आ गया था स्क्रीन यहाँ पे. यस सर, नेबर के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। नेबर क्या आ गया देखो. सो जसनूर डू द सेम थिंग. ऑलराइट, सो बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? क्यों आप लोग इस पे अटक रहे हो? सिंपल आंसर ही है तो. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है. याद रखना, अगर आपका यहाँ पे अगर आपका क्रोमैटिड सी फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब आपका यहाँ पे क्रोमैटिड आपका सेपरेट नहीं हुआ ड्यूरिंग सेल साइकिल डिवीजन के टाइम पे, तो या फिर आपका क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा या फिर आपका डिक्रीज होगा. अगर कुछ भी अगर आपका हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय एन्यूप्लॉइडी. ये भूलना मत, ये एनसाइडी की ही लाइन है. एनी काइंड ऑफ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, चाहे गेन हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज माय एन्यूप्लॉइडी एंड दैट इज माय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. चलिए, Which of the following are chromosomal disorder? इनमें से कौन से आपके यहाँ पे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? आसान सवाल है. टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर. बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। जानवी क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर है यहाँ पे? डी ऑप्शन। जसनूर, तमनप्रीत, सर डी ऑप्शन। शिवा. सर डी ऑप्शन। बेटा ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर. इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अक्षरा एंड पीपल हु हैव गॉट दिस रॉन्ग, आप एक बात बताओ, जब यहाँ पे लिखा गया है इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट मींस व्हाट? कि आपका यहाँ पे क्रोमोसोम या फिर कम है या फिर ज्यादा है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या कलर ब्लाइंडनेस में आपको ये मिलता है क्या क्रोमोसोम कम या ज्यादा होता है क्या उसके अंदर? नहीं होता. वो तो जीन होता है या फिर नहीं होता. इधर यू हैव अ फंक्शनल जीन और यू डोंट हैव अ फंक्शनल जीन. तो आपका कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एग्जांपल ऑफ योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. हाँ, डाउन सिंड्रोम में यू विल फाइंड कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है. विच क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा इन दिस? 21st 21. क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे. और टर्नर्स में क्या होता है? लैक ऑफ एक्स लॉस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। राइट. सो X0 कंडीशन, तो आपका एक क्रोमोसोम आपके यहाँ पे कम होता है. सो ये दो ही है आपके यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. बाकी यहाँ पे कोई भी आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके यहाँ पे नहीं है. थैलेसीमिया is a genetic disorder. Phenylketonuria is also a genetic disorder. Same goes for my color blindness. So that is why I will find my option D becomes my correct answer. 2 and 4.
अब क्या ये बात आप सबको क्लियर हुई यहाँ पे, जिनका आंसर गलत आ रहा था? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है? टेक योर टाइम, वक्त लीजिए अपना, एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। चलिए बेटा करिए। Identify the incorrect statement for the sex determination in the humans. बोलिए शिवा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? ऑप्शन ए सर। क्या लग रहा है काजल आपको? ऑप्शन ए सर। तमनप्रीत? ए ऑप्शन। इट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में गलत क्या है तमनप्रीत वैसे? सर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ह्यूमन कंटेन 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम, सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है, सो दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आपको मिल चुका है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम, दैट्स ट्रू। जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल स्पर्म ही डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा चाइल्ड का। इन मेल्स 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। तो सिर्फ ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आपका गलत था। Which of the following statement are false? चारों स्टेटमेंट को आराम से देखो एंड टेल अस कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute 2 minute एंड देन गिव अ करेक्ट आंसर। बताइए तमनप्रीत, क्या लग रहा है आपको? तो बैटमैन वाला भी। आप कह रहे हो कि ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से, ओके। जानवी आपको क्या लग रहा है? सेकेंड ऑप्शन। शिवाइन जसनूर? सर सेम सेकंड। अक्षर आपको क्या लग रहा है? क्या बताइए, कर रहे हो सॉल्व या बोलो? फिर नहीं आ रहा ऑप्शन। नहीं आ रहा ना ऑप्शन? ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। जिन्होंने बी ऑप्शन बोला हुआ है, हम बी स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। और रिसेसिव एलील इज वीकर देन द डोमिनेंट एलील। ठीक है, नाउ लेट्स से दैट, लेट्स फॉर अ मोमेंटरी वी टेक इट एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप यहाँ देखो, और रिसेसिव एलील डू नॉट शो इट्स इफेक्ट व्हेन पेयर्ड विद द डोमिनेंट एलील। अब एक बात बताओ, ये बात सही या गलत है? सर सही है। सही है सर। ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर आपका ऑप्शन भी कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉल्स। चलो जाने दो, ये तो होना चाहिए आपको, ये स्टेट आपको यहाँ पे ट्रू है। जो भी ऑप्शन भी यहाँ पे कह रहे थे, तो अनप्रीत एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यस सर। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? ठीक है, देन अ डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात सही है गलत है? फॉल्स। फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, कई बार आपका रिसीव एलील जो आपका होगा वो आपके लिए बेटर हो सकता है।
डोमिनेंट से, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड देन यू हैव अ स्टेटमेंट नंबर 1. A dominant allele determines the phenotype when paired with the recessive allele. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर सर. सही है. That's a true thing, right? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं है. You Yes, don't have sir. an answer over here. ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं है. तो जिन्होंने बोला पढ़ के कि यार आंसर निकल नहीं रहा, ठीक है, यू डोंट हैव आंसर ओवर हियर. कई बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि हम स्टेटमेंट्स को समझ सकें. ठीक है, समटाइम वी सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दैट वी कैन सी द स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम. सो स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. ये वाला क्वेश्चन, which of the following statement are correct reasons for why fruit fly is excellent model for my genetics? Which of the following statement are correct reasons for why fruit fly is an excellent model for the genetics के लिए? Take your time. I do understand it's a hectic day. You're sitting here doing your questions, but you have been doing this for a while. So आपकी conditioning हो चुकी है बैठने की, question solve करने की. पता है एक कहावत होती है कॉन्टेक्स्ट स्पोर्ट में, या कॉन्टेक्स्ट स्पोर्ट में आपको मालूम नहीं होगा. कॉन्टेक्स्ट स्पोर्ट मतलब आपका MMA या बॉक्सिंग जो होता है ना, उसमें एक सेइंग होती है. सेइंग ये होती है दैट सेइंग आपके यहाँ पे ये होती है, द मोर यू स्वेट आउटसाइड द रिंग द लेस लाइकली यू विल ब्लीड इन द रिंग. आउटसाइड द रिंग अगर आप स्वेटिंग ज्यादा कर लेते हो, there's a less likely chance that you will bleed in the ring. That's what the saying in the MMA community में होती है. So same thing goes for you as well. जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका बाहर एग्जाम के पहले, there's a more likely chance कि आप वॉबल नहीं करोगे जब एग्जाम आएगा तो. So now tell me, क्या है इसके अंदर आंसर यहाँ पे? बताइए काजल. सर ऑप्शन सी. जसनूर. Sir, all of these. जानवी. डी ऑप्शन. शिवा. सर डी ऑप्शन. चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. सो स्मॉल लाइफ साइकिल, दे हैव अ वेरी स्मॉल लाइफ साइकिल, दैट्स ट्रू. ये बात इनके यहाँ पे सही है. कैन बी फेड ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे आप इन्हें फीड कर सकते हो, दैट्स आल्सो ट्रू. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है, इनको सिंपल खाना देकर आप फीड कर सकते हो. सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट्स आल्सो ट्रू. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, आप यहाँ पे मेल फीमेल को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो. Many hereditary variation can be seen with a lower power microscope. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. So these are the statements that will be true. So that is why option D बनेगा यहाँ पे as a correct answer. ठीक है. So statement वाले क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है. You can always get your correct answer in them. ये बताओ, pick out the correct statement. चलिए काम करते हैं. Let's keep it as the last question and then I will let you go. ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे. Pick out the correct statement. बताइए, you have this 4 statement in front of you. Tell me the correct one. बताइए जसनूर. Sir, C option. अक्षरा क्या लग रहा है आपको? Third option. एंड शिवा? सर थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन मुझे यहाँ पे आप कह रहे हो, चलो देख लेते हैं. दैट मींस हेमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन, दैट्स ट्रू. ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स वेरी मच ट्रू. डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी, दैट्स आल्सो ट्रू. Phenylketonuria is autosomal recessive gene disorder, that's also going to be true. Sickle cell anemia is an X-linked condition, that's untrue. So yes, option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. एक और क्वेश्चन कर लो.
डू वन मोर क्वेश्चन देन आई विल लेट यू गो। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है, कर सकते हो आप लोग, कर लो फटाफट यहाँ पे। ओहो क्या बात है, बताइए काजल क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। अक्षरा, फर्स्ट ऑप्शन। तवनप्रीत, ए ऑप्शन। अनिरुद्ध सर ऑप्शन एंड शिवा। सर ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आपके हिसाब से एक के साथ यहाँ पे आपका पूरा नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज, दैट्स योर रिकॉम्बिनेशन। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड is going to be your crossing over. Sex chromosome XY, more than 2 sets of chromosome. Holy bloody. चलो ठीक है, वैसे एक ही क्वेश्चन बाकी है, करना चाहोगे? एक क्वेश्चन बाकी है बस, कर लेते हैं सर, Yes, कर sir. लेते हैं। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देख लो ध्यान से। बोलिए काजल। सर फोर्थ ऑप्शन। शिवा आपको क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन सर। जसनूर? फोर्थ ऑप्शन। और चलिए देख लेते हैं आपके हिसाब से। एक के साथ मेरा यहाँ पे 4 आएगा, दैट मीन्स ऑर्डिनल लिंक रिसीव के साथ मेरा आ गया आपका यहाँ पे आपका सिकल सेल एनीमिया। सेक्स लिंक रिसीव के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका हेमोफीलिया, दैट्स ट्रू। इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट, ये मेरा बन जाएगा मेरा यहाँ पे फेनिलकेटोयूरिया एंड एडिशन ऑफ प्रिंटिवस क्रोमोसोम, इसमें डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये सारे आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व की रिवीजन आपने यहाँ पे किया। आई वुड सजेस्ट टू रीड द एनसीईआरटी एज वेल। हम लोग वापस मिलेंगे थर्सडे को। थर्सडे को वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। शायद हो सकता है कि थर्सडे को मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही कराऊं, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी है यहाँ पे, माइट हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू गारंटी दैट राइट नाउ, बट क्वेश्चन सॉल्विंग तो होगा ही आपका। ये हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग कराने के लिए वी कैन यूज द कंप्लीट डे। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। सो दीज आर थिंग्स वी हैव डन, ये चीज हमने यहाँ पे की हुई है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कुछ और क्वेश्चन अपने एंड से भी आप सॉल्व करो, ताकि आपका टॉपिक को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पे काफी अच्छे से आपके यहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, एंड आई होप सबको याद है कि हमारा टारगेट क्या है अगले एमटी के लिए। वी विल फोकस ऑन 12th अच्छे से, एंड देन 3 चैप्टर 11 के हम वहाँ पे फोकस करेंगे। दैट्स समथिंग वी विल बी डूइंग ओवर देयर। ठीक है, उनका भी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करा के दूंगा। शायद उसके लिए एक बार आपको मुझे 5 बजे आपको बुलाना पड़े। आई विल लेट यू नो व्हाटएवर द थिंग विल इज गोइंग टू बी, आई विल मेक श्योर दैट इज कन्वेड टू यू, राइट? सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल है आपको यहाँ पे तो आप अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं होप कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। एंड वापस कहूंगा, जो बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लाइक बैकफुट पे जा रहे हैं, डोंट डू दैट, डोंट बी डिफेंसिव विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ट्राई दोस क्वेश्चंस। इनिशियली शायद 4 करोगे, 4 में से 3 ही सही आएंगे, एक ही सही आएगा, 3 गलत आएंगे, एक सही आएगा, बट दैट्स ओके। With the course of time, you will find yourself solving more number of correct answers in terms of statement-based questions. So वो टाइम के साथ साथ ही होगा। वो तभी होगा जब आप सॉल्व करोगे, हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, then only it will happen. ठीक है, ऑलराइट, चलिए लेट्स रैप दिस अप। मिलते हैं हम लोग वापस से थर्सडे को, एंड तब तक के लिए थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना मॉलिक्यूलर बेसिस, राइट? चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।